आवाज आ रही है तुषार मेरी? हाँ सर आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बस अकेले तो हो? तुषार यस सर। बस अकेले तुम ही हो? बाकी कोई बार मैसेज कर दो बाकी लोगों को, एक बार स्क्रीन देख रहा। हाँ सर दिख रहा है, भेज दिया है सर मैंने, लिंक भेज दिया। एक बार बाकी लोग लिंक, अच्छा लिंक भेजने से वो फिर ज्वाइन करने में इशू होता है इनको। खैर छोड़ो, ठीक है। तुम अगर ऐसा हो ना, बोले हम ज्वाइन लोगों को क्लास अटेंड करने, बस खाली बोल दो क्लास लिंक से, फिर वो अप्रूव करना पड़ता है क्या क्या करना, तो उसका अलग मतलब। छोड़ो। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक, भी हम लोग एक बार देख लेते हैं सिलेबस का क्या हिसाब किताब है। कॉन्ट्रैक्ट में मतलब थ्योरेटिकल पार्ट बाकी है, प्रैक्टिकल वाला तो आपको नहीं करा रहे। बस ये फिफ्थ वाला जो यूनिट रह गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम थोड़ा सा देखेंगे। टेंडर कैसे होते हैं, क्या क्या तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो। फिर उसके बाद ये फाइनेंशियल इवैल्यूएशन वाला, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन में देख लेंगे कि एक्चुअली प्रोजेक्ट जो होता है वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स आते हैं। थोड़ा सा इसमें पार्ट आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग तरीके के जो हम लोग उनका डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, वो सारी चीजें। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। जाने क्या लगता है सबको, कितने लोग आए? 2-3 स्क्रीन देख। नहीं सर। नहीं, हेलो नहीं दिख रहा सर। हेलो, सही नहीं आ रही स्क्रीन।
अब दिख रहा है? यस सर। यस सर दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जहाँ जरूरत पड़ेगा। थ्योरेटिकल पार्ट है तो ये नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर ही देंगे। ये बेसिकली है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का नोट्स तो नहीं, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी होगी। हम अभी हम लोग जो साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए उसको भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर से लग रहा है ये क्या हो रहा है बार बार आज? स्क्रीन फिर फ्रीज कर गया होगा। सर आवाज फ्लक्चुएट कर रही है आपकी। देखिए, तो सबसे पहले आप लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है ना? यस सर। किसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ कुछ कुछ एस्पेक्ट्स जो एसोसिएटेड होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सीधा ऐसा नहीं होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको पहले प्रोजेक्ट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसका आपको बेसिकली एस्टिमेट प्रिपेयर करना है, और उसके बाद आप टेंडरिंग फ्लोट करते हैं, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट उसका साइन होगा, उसके बाद फाइनली आपका एग्जीक्यूशन होगा। और एग्जीक्यूशन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन होगा उसमें आपका प्लानिंग वगैरह वाले जो टर्म आ रहे हैं हम लोग अभी पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किए थे, फिर फाइनली आपका प्रोजेक्ट कंक्लूड होता है। तो बेसिक जो चीज़ें कई बार आपको जो होता है पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है आपका एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में क्या होता है आपका कि आपको जो भी आपके प्रोजेक्ट में चीज़ें इन्वॉल्व है, वेरियस क्वांटिटी जो भी आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है और उनसे एसोसिएटेड जो एक्सपेंडिचर है उनको आप यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है किसी भी आप आइटम का जो भी आपका कॉस्ट कितना इन्वॉल्व होगा, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा और कितना लेबर या फिर कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीजें एस्टिमेशन में देखते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन का पता करना पड़ता है कि आपको डिसाइड करना है कि फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट आपकी सुटेबल है या नहीं है। उस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, आपका एस्टिमेशन प्रिपेयर करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का। ठीक है, यही एस्टिमेट पता चल जाता है हमारे, तो उसके बाद हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, जो कि हम लोग पहले भी आपका प्रोजेक्ट स्पेशली आपको फिजिबल है या नहीं है। अगर आप हम लोग ब्रेक इवन करने की कोशिश करते हैं, आप देखते हैं तो ये काम बेसिकली एक फिजिबिलिटी डिसाइड करने की जब बात करते हैं तब सर वॉइस कट हो रही है चल आपकी। जाता है कि कितना सबके लिए कंट्रोल हेलो सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। कट हो रही है सर बीच बीच में। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर।
स्क्रीन दिख रहा है? अब नहीं आ रहा सर। अब आ रहा है? नहीं सर। नहीं सर, सर आ गया। आ गया। अच्छा, अब ये ऐसे लाइन जो खींच रहे वो दिख रहा है आपको? रेड कलर के लाइन जो दिख रहा है, दिख रहा है? नहीं सर। ठीक है। पता नहीं लगता मेरा ही नेटवर्क खराब है, कुछ और इशू चल रहा है। अभी दिख रहा है? लाइन दिख रही है सर, लेकिन आवाज सर आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। आवाज अभी दिख रहा है रेड लाइन जो रेड लाइन दिख रहा है सर। आवाज आ रही है? आवाज कट रही है सर। सबको कट रही है, सिर्फ तुम्हारी कट रही है? सर जी हाँ। ठीक है, तो हम अगर आवाज में प्रॉब्लम होने लगी तो उस समय में रोक के बोलना, ठीक है? हमें वैसे पता चल नहीं पाएगा, तो आप उसी समय में बता दोगे कि आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, जो इशू हो रहा है। नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा क्या हो रहा है। तो तीसरा एस्पेक्ट हो गया कि हमें पता चलता है कि कितना भी आपको प्रोजेक्ट में जो भी सर आवाज कट रही है आपके गिवन प्रोजेक्ट को भी। अरे हम क्या है, हमारा नेटवर्क ज्यादा क्या ही तो सुना रहे। ऐसे आवाज आ रही है इधर तो क्या और कुछ नहीं चले। सर कोई दूसरे ऐप पे ले लिया करो। मैं और कोई ऐप हमें तो आइडिया नहीं है, तुम बताओ कौन सा ले। गूगल मीट है ना, सिस्को वाला, वो ले लिया करो। हाँ सर, गूगल मीट पे आ जाओ। सर जूम पे ले लीजिए। ने बोला इसी पे कराने को, प्रिंसिपल ने इसी पे कराने को बोला है। पता बताएगा थोड़ी सर कि इस पे नहीं ले रहे हम कोई। बात ठीक है, तो कुछ चाहिए। अभी आवाज ठीक है? अभी तो लग रहा है ठीक हो रहा है, तुम लोग का तो साफ साफ सुनाई आ रहा है। अभी थोड़ी ठीक है? थोड़ी सही आया। क्या बोल रहे होंगे? अभी सही आया है सर सर। ठीक, सर ठीक आ रहा है आपका वॉइस। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है ना? सर स्क्रीन भी दिख रहा है। दिख रहा है स्क्रीन सर। देखिए, तो अभी जो हम अभी रेड से मार्क कर रहे हैं वो वैसे टिक जो बना रहे हैं वो दिख रहा है? यस सर। हाँ चलिए, अब हमको लग रहा है कि ये जो कुछ नेटवर्क का इशू नेटवर्क हमारा
कहाँ तक हम डिस्कस कर लिए थे? आपको कॉस्ट का आइडिया लग जाएगा। सेकंड हो गया कि आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड था, वो हो गया। तीसरा था आपका आइडिया क्वांटिटी एंड मटेरियल रिक्वायर्ड पता चल जाएगा। तीसरा फोर्थ पॉइंट होगा आपको इनवाइटिंग क्या हुआ, टेंडर इनवाइट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए, तो आपको बताना पड़ता है कि हमारा प्रोजेक्ट का लमसम अमाउंट कितना है। आप फॉर एग्जांपल आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराने के लिए जब भी आप टेंडर इनवाइट करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे एलिमेंट्स क्या क्या हैं, आपको कितने फ्लोर बनाने पड़ेंगे, कितना कॉस्ट बनेगा, आपका टाइम स्केल का रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है। टेंडर निकालने के पहले आपको एक और चीज आती है, नोटिस इनवाइट, तो NIT भी कहते हैं। NIT में होता है बेसिकली न्यूज पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमारे गिवन प्रोजेक्ट का शॉर्ट में तो 3-4 लाइन में आप डिटेल बता दें कि हमारे प्रोजेक्ट में काम क्या है, हमारे प्रोजेक्ट के एसोसिएटेड कॉस्ट क्या है और टाइम रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो सारा हमारा एस्टिमेशन से ही आइडिया करता है। उसके बाद पता चलता है कि एक्सपेंडिचर कंट्रोल में हेल्प होता है। अगर हम चाहें तो इसके हिसाब से प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि हमारे एक प्रोजेक्ट में 2 करोड़ रुपए लगते हैं, ठीक है, टोटल 2 करोड़ का हमारा लेट्स से खर्च हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कितना बिलिंग जनरेट किया, आपने कितना बिल आपने जनरेट किया, लेट्स से 2 करोड़ का आपका टोटल प्रोजेक्ट है, आपने अभी तक 50 लाख का बिल जनरेट किया है, तो आप कह सकते हैं कि आपका ऑलमोस्ट 12.5% के हिसाब से प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस हो चुका है। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट के इनडायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और एक लमसम तरीका होता है, मोर और लेस काफी बेटर तरीका भी होता है, क्योंकि आपका जितना खर्च होगा, मतलब जितना काम हुआ उतना बेसिकली बिल, लेकिन बाकी सब मेथड से बहुत ही क्विक मेथड होता है और आपको रफ आइडिया पता चल जाता है कि आपके प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस कितना हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 100 रुपए का प्रोजेक्ट है, मतलब कि परसेंटेज में बात करें, लेट्स से 100 रुपए का आपका प्रोजेक्ट है, आपने अभी तक 10 रुपए का बिल जनरेट किया है, तो आप कह सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का 10% का प्रोग्रेस हो चुका है, 90% प्रोग्रेस बाकी। इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ये होता है कि जनरली ऑन फील्ड आपका काम 12 होगा लेकिन आप बिल 10 रुपए का करते हैं। कई बार आपको थोड़ा सा किसी भी आइटम के पेमेंट के लिए एडवांस वगैरह लेते हैं, 5-10% का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन आपको एक बहुत ही क्विक आइडिया पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट का आपका स्टेटस क्या है। तो ये सारा हेल्प होता है आपको जनरेट करने के लिए। एस्टिमेशन जनरेट करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ चीजें होती है, इसमें आता है ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और रेट, इन सारे चीज का इन्वॉल्वमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब भी होता है, जैसे आप हम लोग टेंडर लिखेंगे, यहाँ पे नोटिस इनवाइट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, फाइनल जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, उन सब चीजों में भी इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो देखते हैं ड्राइंग्स में आपका प्लान सेक्शन, ये सारी चीजें आपको पता है, एलिवेशन क्या होता है, कहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, क्या डायमेंशन हो रहा है, ये सारी चीजें, तो ये भी जब आप टेंडर साइन कर रिक्वायरमेंट होती है। बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? क्या हुआ लोकेश? फिर उसके बाद आता है आपको गिवन स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करना है। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस सर। यस सर। स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करना, स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करना का मतलब क्या होगा, आपको 2 तरीके के स्पेसिफिकेशन होते हैं, एक जनरल हो गया और एक डिटेल्ड। बहुत ही आपको एक आउटलाइन बताते हैं कि हमारे पास जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है वो क्या है, और डिटेल में हो गया कि मतलब स्पेसिफिक आपको वर्कमैनशिप बताया जाती है, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन बताया जाता है, ये सारी चीजें आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको फ्लोरिंग करनी है, फ्लोरिंग में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंक्रीट फ्लोरिंग चाहिए, हमारे पास हमारा उसका डायमेंशन क्या होगा, ये सारी चीजें अगर हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि लेट्स से लिखते हैं कंक्रीट फ्लोरिंग है हमारी, इसका डायमेंशन हमने बता दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो डेटा दिया है वो हमने जनरल डेटा दिया है, लेकिन हमने वही साथ में अगर डिटेल स्पेसिफिकेशन बताना तो हमने लेट्स से बताया 1:2:4 कहाँ चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिकेशन में प्रोवाइड दिख नहीं रहा। ये डिटेल स्पेसिफिकेशन
सर आप लिख रहे हैं कुछ तो दिख नहीं रहा। आवाज आ रही है? यस सर, अच्छा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। वो अच्छा चलो अभी आपने कुछ अलग से लिखा नहीं है, बस ये टिक मारना है, ठीक है। ओके सर। जो सर्कल कर रहे हैं वो देख रहे हैं? नहीं सर। मेरा नेटवर्क का ही इशू है लगता है ज्यादा, हम क्या करें। सर आप लेफ्ट करके एक बार रीस्टार्ट करिए दोबारा। अच्छा, अच्छा अभी आ रहा है? हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है आपकी। चलिए अब आते हैं हम लोग बेसिकली रेट्स पे। रेट्स पे क्या हो रहा है आपका यहाँ पे कि आपको प्रोवाइड करना होता है कि कितना आपका आइटम का जो नॉर्मल आप कितना कॉस्ट पड़ता है। इसमें जनरली यूनिट रेट के बारे में बात कर रहे हैं। जनरली आप पर मीटर क्यूब या पर मीटर स्क्वायर या पर क्विंटल, इस हिसाब से हम लोग बात करते हैं। गिवन जो अभी हम लोग वर्क प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या क्या आपको किस हिसाब से आप उसका बिल जनरेट करेंगे। डिपेंड करता है कि आपका क्वांटिटी का यूनिट क्या है। इसके भी स्पेसिफिकेशन आईएस कोड में दिए हुए हैं कि आपको कितने डिजिट तक आपको जानना है स्पेसिफिकेशन में, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगेन फिलहाल आपके कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट में नहीं आता है वो सब। साथ में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है कि आपको कितना मैन पावर की जरूरत है, कितना मटेरियल की जरूरत है, क्या क्या मशीनरी की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे बेसिकली चीज़ें हमारे एस्टिमेट में जरूरत पड़ता है। और सिमिलरली ये सारी चीज़ें जब एस्टिमेट प्रिपेयर होती हैं तो ये सारा टोटल आके आपका कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में आएगा कि वहाँ पे आप बिल ऑफ क्वांटिटीज में आप लोग प्रोवाइड करेंगे इन सारी चीज़ों की, ये सब है क्या। ठीक है। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दो तरीके के बेसिकली होते हैं। पहला होता है आपका रफ एस्टिमेट, उसके बाद आता है आपका डिटेल्ड एस्टिमेट। ठीक है। रफ एस्टिमेट में हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं क्विक कैलकुलेशन के हिसाब से बताना कि हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है। और इसके बाद अगर हमारे पास रफ एस्टिमेट हो जाता है तो हम बेसिकली यहाँ पे फाइनेंशियल अप्रूवल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल यहाँ पे लेते हैं अपने ऑफिस से, ताकि हम फाइनल आगे का डिटेल स्टडी कर सकें। एक चीज आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है कि एस्टिमेशन प्रिपेयर करने में ही खुद ही एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। अगर आप चाहेंगे कि एक बिल्डिंग का एस्टिमेट एग्जैक्ट एस्टिमेट पता करें तो आपको उसमें एक्सपेंस देना पड़ता है। और अगेन एक्सपेंस की जब बात होती है तो आपको उसके लिए बजट अप्रूवल, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसलिए जनरली क्या किया गया है कि एस्टिमेट को प्रिपेयर करने का जो पार्ट है उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक पहला होता है रफ एस्टिमेट, दूसरा होता है डिटेल्ड। तो रफ एस्टिमेट पता करने में आपको कुछ खास ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर बेसिक डेटा अवेलेबल है तो आप वहाँ से एक एस्टिमेट बना सकते हैं रफ एक तरीके से कि हमारा कॉस्ट का प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना होगा। और एक बार आपके पास रफ एस्टिमेट पता चल जाता है तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, फाइनेंशियल अप्रूवल इनके थ्रू आप क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाता है तो आप अप्रूव हो जाता है अगर आपका प्रोजेक्ट, तब आप डिटेल्ड अप्रूवल में जाएंगे। डिटेल्ड अप्रूवल में अगर आप जाते हैं तो उसके बाद आपको एडिशनल कॉस्ट लगेगा और उस पर देखेंगे कि आगे फाइनल हमारे पास टेक्निकल अप्रूवल मिलता है या नहीं। ठीक है। तो रफ अप्रूवल जो हमें रफ एस्टिमेट की जब बात हो रही होती है तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग रफ एस्टिमेट पता करते हैं। तो पहला एक तरीका होता है प्लिंथ एरिया मेथड। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल आपके प्रोजेक्ट का जो है उसका प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करते हैं, फिर गिवन आपके पास जो रेट अवेलेबल है उससे मल्टीप्लाई करके हम प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास कितना रेट लग रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? यस सर। यस सर। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की जब बात होती है तो कई बार हम लोग क्यूबिकल रेट में जाते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, टोटल कितने वॉल्यूम ऑफ कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट को डिटरमाइन करते हैं कि हमारा रेट क्या होगा। एक यूनिट होता है आपका यूनिट रेट मेथड। कई बार आप देखेंगे स्कूल्स, हॉस्पिटल, यहाँ पे भी इस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। वहाँ पे ये मोर और लेस कह सकते हैं यूनिट रेट काफ़ी एक्यूरेट मेथड होता है।
फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन करना है तो आप जनरली कॉस्ट को बताएंगे कि हाँ पर बेड हमारा कंस्ट्रक्शन में इतना कॉस्ट लगेगा। तो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक बेड को बनाने में कितना कॉस्ट है, हम लोग जनरली एस्टिमेट करते हैं। हॉस्पिटल के बारे में जब भी बात करते हैं तो बोलते हैं 1000 बेड्स का हॉस्पिटल है, 500 बेड्स का हॉस्पिटल है, तो उस हिसाब से हम लोग एक रफ डिवाइड करते हैं कि अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग x है तो हम डिवाइड करेंगे उसको नंबर ऑफ बेड्स है, तो उसके बाद x बाय नंबर ऑफ बेड्स से आपको पता चल जाएगा यूनिट रेट के हिसाब से आपका कॉस्ट क्या बन रहा है। और ये काफी हेल्पफुल मेथड है। दूसरा हॉस्पिटल आपको जब कंस्ट्रक्ट करना होता है तो आप मोर और लेस उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करके आपके रफ एस्टिमेट तक आप पहुंच सकते हैं। स्कूल्स के साथ भी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द पार्टिकुलर स्कूल, कॉलेज के साथ भी ऐसा ही डिजाइन करते हैं। एक रफ आइडिया आपको लग जाता है कि अगर कॉलेज में इतने बच्चे आ रहे हैं तो हमारे पास खर्च इतना होगा। ये थंब रूल की तरह बात होती है, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो जाता है आपको, और मोर और लेस काफी ठीक ठाक डेटा आ जाता है यहाँ से। तो इसके थ्रू भी हम लोग कई बार प्रोसीड करते हैं। तो ये बात हो गई आपको रफ एस्टिमेट की। उसके बाद होता है डिटेल्ड एस्टिमेट, जिसमें हम लोग रिवाइज, सप्लीमेंट्री, ये सारे की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक बार आपके पास फाइनेंशियल अप्रूवल, एक बार आपके पास जब टेक्निकल अप्रूवल मिल जाता है कि हमारे प्रोजेक्ट को अब एग्जीक्यूट किया जा सकता है, मतलब प्रोजेक्ट को लेके हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल्ड अप्रूवल के डिटेल्ड एस्टिमेट में जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे होते हैं आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए हम लोग मोर और लेस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक रफ आइडिया लग जाता है कि हमारे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। चलिए, तो ये उसके बाद आता है प्लिंथ एरिया क्या होता है, यूनिट एरिया क्या है, अगेन इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जा रहे। ठीक है, ये सारे आपके कॉस्टिंग का पार्ट में आता है। एक बार हम आपको नोट्स दे देंगे, पढ़ लोगे तब भी समझ में आ जाएगा। ये टर्म्स आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट्स में बात करेंगे ना तो ये फ्रिक्वेंटली इन सारे टर्म्स को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि एस्टिमेशन में क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या तरह के चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एस्टिमेशन का, और उससे क्या आपको फ़र्क पड़ता है आगे की चीज़ों में कि हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आपका एक होता है कि आपके प्रोजेक्ट के कॉस्ट में कुछ कुछ अमाउंट्स होते हैं जिनको हम लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए उनका हम लोग एक रफ अमाउंट कंसीडर करते हैं जिनको कहते हैं लंप सम अमाउंट। ठीक है, लंप सम अमाउंट कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा आपने कैलकुलेट किया, आपका टोटल अमाउंट आ रहा है लेट्स से 100 रुपीज़, तो उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट के कॉस्ट को कुछ कुछ एडिशनल कॉस्ट के साथ इंक्रीज करते हैं, और चूंकि हम लोग इन सब कॉस्ट को जब प्रोजेक्ट एक्सक्यूट होने के पहले हम लोग को पता नहीं चलता है कि हमारे इन सब चीज़ों में खर्च कितना हो रहा है, तो एक थंब रूल होता है कि लगभग मोर और लेस इतना खर्च होगा, तो हमें उसी अजम्पशन के बेसिस पे कुछ फिक्स परसेंटेज है उनको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट के कॉस्ट को फाइनली हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि हमारा इतना होगा। तो इसमें सबसे पहले आता है, मतलब कि बेसिकली क्या होता है, ये सारे पेटी आइटम्स होते हैं, मतलब आपको छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान में कॉस्ट में इन्वॉल्व कर पाना मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप साइट पे हैं तो मान लो आपको स्टाफ के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है, चाय वगैरह आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब भी आपका प्रोजेक्ट के कॉस्ट के ही अंडर इंक्लूड होता है। आपका जो स्टाफ है, आपको ऑफिस से साइट पे जाएगा, साइट से घर जाएगा, ये सारी चीज़ें के जो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस होते हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत आपकी छोटे अमाउंट होती हैं, ये सारे आपके प्रोजेक्ट के कॉस्ट में इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इनको ठीक से एस्टिमेट कर पाना आपका मुश्किल होता है। तो ये सारे बेसिकली पेटी आइटम्स कहते हैं इनको, मतलब कि इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट होता है, लेकिन बहुत सारे हो जाते हैं तो आपको कॉस्ट एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट में अंदर आ जाता है, लेकिन फिलहाल उनको एस्टिमेट कर पाना प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में बहुत ही मुश्किल हो पाता है। तो इनका हम लोग एक रफ वैल्यू लेके कंसीडर करते हैं कि ये इतने होंगे, ताकि हमारे पास एक राउंड फिगर अवेलेबल टाइप का रहे जिसको हम लोग को कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। तो उसमें आता है सबसे पहले कंटीजेंसी, जिसको हम लोग जनरली एज्यूम लेते हैं 3 से 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप मानते हैं कि कुछ अगर अनसीन इवेंट्स हो रहे हैं, आपके अनसीन एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में, तो उसको ध्यान में
उसके में जो कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसको हम लोग कंटिजेंसी कॉस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, या फिर आपको कोई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर आपका कोई कंस्ट्रक्शन है जिसको आपको फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, जिसको आपको पहले से प्लान्ड नहीं था। तो अनप्लान्ड इवेंट्स में जो आपका खर्च हो रहा है उसको कंटिजेंसी कहेंगे, और उसके लिए 3 से 5% हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ तक ठीक है? यस सर। यस सर। सेकंड आता है आपका वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम लोग 1.5% से 2% तक कंसिडर करते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपको कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको प्रोजेक्ट की ज़रूरत के साथ होगी रहेगी, एडिशनल जो एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ती है उसको भी वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको सिक्योरिटी गार्ड हायर करने हैं, सिक्योरिटी सिस्टम रखने हैं, कुछ सुपरवाइजर रखना है, आपने मटेरियल का आपने गोडाउन बनाया है, वहाँ पे आपने सामान रखा है, उसको गार्ड के उसके लिए गार्ड्स आपको चाहिए। इस टाइप के जो खर्च होते हैं उसको वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में कंसिडर किया जाता है, और इसको जनरली कॉस्ट 1.5 से 2% तक कंसिडर करते हैं। फिर आता है आपका टूल्स एंड प्लांट। आपको साथ में जो आपने लेट्स से कार हायर किया है, उसके साथ आपने ड्राइवर हायर किया, ये सारी जो एक्सपेंसेस आते हैं आपके टूल्स एंड प्लांट में आता है, जन इसको 1 से 1.5% कंसिडर करते हैं। ध्यान रखना कई बार आपसे एग्जाम में ये सारे परसेंटेज पूछ भी लिया जाता है, तो आपको ये सब वैल्यू ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है डिपार्टमेंटल कॉस्ट। डिपार्टमेंटल कॉस्ट में आता है बेसिकली आपने प्रोजेक्ट को तो फाइनल ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप फाइनल प्रोजेक्ट के जो आइटम जो होगा उसके हिसाब से आप बिल कर रहे हैं, जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन आपको उस प्रोजेक्ट के डिजाइनिंग में, अप्रूवल में, ये सारी चीज़ों में भी आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। आपका जो हेड क्वार्टर है उसके अंदर में जो स्टाफ आपके प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं उनकी सैलरी वगैरह का भी कॉस्ट आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सारे जो कॉस्ट आते हैं वो आपका इंजीनियरिंग कॉस्ट भी कहते हैं इसको, या डिपार्टमेंटल कॉस्ट कहते हैं। जनरली 10 से 15% होता है आपके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का, ठीक है। फिर आपका सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई आप जो प्रोवाइड करेंगे प्रोजेक्ट के लिए उसका कॉस्ट हो गया 8%। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का जो हो गया वो 8%। तो ये सब मिला के आपको बेसिकली 5-6 तरीके एडिशनल कॉस्ट जो होते हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं आपको जब भी प्रोजेक्ट के कॉस्ट को फाइनली डिटरमाइन करना होता है तब, ठीक है। फिर आ जाता है आपका डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट की जरूरत तब होती है जब हमें टेक्निकल सेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने बताया अभी आपको 3 तरीके के सैंक्शन होते हैं। पहला होता है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर आता है फाइनेंशियल, फिर होता है टेक्निकल। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिए आपको फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, लेट्स से आपको एक ब्रिज बनाना है या फिर आपको एक ब्रिज का प्रोजेक्ट है, इससे एग्जांपल समझो आप। तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ऑफिस में हो आप, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि हमें ब्रिज बनाने में कॉस्ट लगभग रफ कितना होगा। तो आपके पास फिलहाल तो कोई भी प्रोजेक्ट आपको अमाउंट सैंक्शन होता नहीं है, आपको लिमिटेड जो आपके पास रिसोर्सेज है, डिपार्टमेंटल जो आपके पास स्टाफ है आपके पास, उसके बेसिस पे आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपका रफ एस्टिमेट कितना होगा आपके ब्रिज के कॉस्ट में। तो रफ एस्टिमेट का हमने आपको तरीका बताया है, आप चाहो तो यूनिट रेट मेथड से हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कई बार आपके पास ये आइडिया होता है कि हमारे पास ब्रिज का लेंथ इतना है तो पर किलोमीटर ब्रिज का इतना कॉस्ट पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप एक रफ एस्टिमेट पे पहुंच जाते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वो रफ एस्टिमेट जो आपको पता चल गया, रफ एस्टिमेट से आपको पता चल गया कि 10 लाख हमारे पास खर्च हो रहा है, 10 लाख का अप्रोक्सीमेट आपका एक्सपेंस आएगा आपको गिवन किलोमीटर का ब्रिज बनाने के लिए। तो आप क्या करोगे, ये अप्रूवल ले, सबसे पहले आपका जो ये प्लान है ये आपको करने में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ी, आपने ये प्लान कर लिया और आप सबसे पहले जाके आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के पास जाओगे। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मतलब आपके पास जो चीफ इंजीनियर है या फिर आपके पास डिप्टी चीफ, जो आपकी रैंकिंग गिवन अमाउंट को सैंक्शन करने का ऑथराइजेशन जिनके पास होता है, वहाँ तक आप पहुँचोगे, वहाँ पे उनसे साइन कराओगे। लेट्स से अगर उन्होंने बताया कि हाँ ये प्रोजेक्ट हम लोग प्रोसीड किया जा सकता है, तो आप उसके बेसिस पे आपने कहा कि यहाँ पे आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखी, हमने देखा कि हमारे एक्चुअल ब्रिज की रिक्वायरमेंट है, तो आपने यहाँ पे फाइनल उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले लिया कि हाँ ये ब्रिज कैलकुलेट किया जा सकता है। सेकंड आप जाते हैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आप जाओगे, वहाँ पे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखेगा कि एक्चुअल बजट आपके पास अवेलेबल है या नहीं है उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए।
फाइनेंशियल लेट्स से आपको सब कुछ ठीक रहा, आपके पास आपके डिपार्टमेंट या आपके ऑफिस में आपके पास बजट भी है, आपको फाइनेंशियल अप्रूवल मिल गया। फाइनेंशियल अप्रूवल मिल जाने के बाद आप क्या करेंगे, अब आप डिटेल एस्टिमेट पता करेंगे। डिटेल एस्टिमेट में पता करेंगे क्योंकि आपने अभी तक तो रफली आपने कैलकुलेट कर लिया था कि आपको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो, तो वहां पे आप अब डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करेंगे। डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करने का मतलब क्या हुआ कि अब आप एग्जैक्टली कितना सीमेंट की जरूरत होगी, कितने आपके पास कॉलम जरूरत होंगे, क्या लेंथ होगा, क्या विड्थ होगा, ये सारे चीजों को अब आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और इन सारे डिटेल में एनालिसिस करने के बाद ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी होती है, और ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग डिटेल एस्टिमेट कहते हैं। और ये हो जाने के बाद आप एक फाइनल टेक्निकल सैंक्शन अपने डिपार्टमेंट से लेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट को लेके आगे प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं है। अगर आपके पास टेक्निकल सैंक्शन मिल जाता है तो आप उसके बाद नोटिस इनवाइटिंग टेंडर NIT जो हमने आपको बताया था वो पेपर में आएगा। इंटरेस्टेड पार्टी उसके लिए आपका टेंडर डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगी, टेंडर डॉक्यूमेंट को स्टडी करेगी, फिर अपना बिड भरेगी, मतलब अपना वो अमाउंट कोट किया जाएगा कि हम इस अमाउंट में इस प्रोजेक्ट को करेंगे। उसमें सबसे लोएस्ट जो आपका क्वालिफाइड में सबसे जो लोएस्ट अमाउंट का जो होगा आदमी, आप उसको टेंडर प्रोवाइड करेंगे। टेंडर प्रोवाइड करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और फाइनली आपके ग्राउंड में एग्जीक्यूशन का काम स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ तक की जो चीजें हैं आपके पहले पर्दे के पीछे चल रही होती है, आपको पता नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है। जब तक एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता है तब तक आपको आइडिया नहीं रहता है। फाइनली जब आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, तो उसमें एक क्लॉज आता है आर्बिट्रेशन का। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डिस्प्यूट्स हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने कहा कि हमारा हिसाब था कि आपको ये करना था, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि नहीं ये तो आपने नहीं लिखा था। इसमें जो आपका डिस्प्यूट होता है उसको एडजस्ट करने के लिए आपका आता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन एक बॉडी होती है जो कि एक तरीके से न्यूट्रल बॉडी होती है, जो कि डिटरमाइन करेगी कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टर ठीक से उसके हिसाब से, या फिर जो क्लाइंट है इनफैक्ट वो भी उसको अवेयर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, फाइनली ये सारे जो एस्पेक्ट होते हैं आपको ग्राउंड पे दिखते ही रहते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट प्लानिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप प्लानिंग में जाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। टेंडरिंग का भी प्रोसेस है, छोटे मोटे टेंडर तो यहाँ पे लोकल लेवल पे हो जाते हैं, कई बार आपके इंटरनेशनल लेवल पे टेंडर होते हैं, तो उसके साथ आपको फिडिक करके एक बुक होती है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। वो जनरली इंटरनेशनली अग्रीड आर्बिट्रेशन के रूल्स होते हैं, मतलब आपको कई बार कॉन्ट्रैक्टर के इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करना होता है, कई बार आपको क्लाइंट के इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करना होता है, तो दोनों क्या करते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये सारा आपको ध्यान एज ए प्लानिंग इंजीनियर को ध्यान रखना पड़ता है कि ये सारी चीजें भी इन अकॉर्डिंग चल रही है या फिर नहीं है, क्योंकि वो भी आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर चीजें आ जाती हैं। आ रहा समझ में आपको? यस सर। छोटे लेवल पे ये सारी चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। आप देखोगे ग्राउंड लेवल पे हाँ कॉन्ट्रैक्टर को डांट दिए तो वो अपना काम कर लेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, हो जाता है काम। जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जब सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो आपको कुछ पार्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। इनफैक्ट नेशनल लेवल पे भी आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉस्ट के टेंडर में इन्वॉल्व होते हो। ये सिग्निफिकेंट कहने का मतलब है कि 100 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते तब की बात है। 5-10 करोड़ के टेंडर के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है, ऐसे नॉर्मल लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट की जब बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी आपको CPWD के आपके जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेट पे आपके जो बॉडी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट टू स्टेट इवन रूल्स एंड रेगुलेशन वैरी करते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है 1947 का, उसका भी आपको रिवीजन उसके अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान में रख के अपने चीज़ों को आगे प्रोसीड करना होता है। तो ये बेसिकली आपका रफ आइडिया है जो हमने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे। धीरे धीरे अभी 2-3 लेक्चर लगेगा, यहाँ पे हम लोग रफ आइडिया आपको लग जाएगा कि हम लोग से प्रोसीड करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि डिटेल एस्टिमेट क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंडर क्या क्या होते हैं और उसमें अलग अलग जो पार्ट्स आते हैं वो सारी चीजें क्या क्या होती है। ठीक है,
आपको कोई डाउट हुआ अभी तक इस चैप्टर में या फिर अभी तक जो हमने कवर किया उसमें, तो वो बता दीजिए, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो अभी हम ये मीटिंग कंक्लूड करते हैं। बोलिए। हेलो। सुनील, यस सर। कुछ डाउट वगैरह है? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये थोड़ा आपको यस नया सर। टाइप का, ये सारी चीजें आपने इन जनरल देखी नहीं होंगी, इसलिए थोड़ा सा ये नया जैसा लग रहा सर 6 सेमेस्टर में पढ़ा था। है। तो हमसे क्यों इतना चिल्वा रहे हो? बता तो पड़ा है। सर एस्टिमेशन कॉस्टिंग में पढ़ा था। एस्टिमेशन कॉस्टिंग कौन पढ़ाया था आपको? वैसा सर यस सर, मुर्तजा हसन सर ने पढ़ाया था। हसन सर ने इसे पढ़ाया था? सर मतलब पढ़ा, खुद हमने ही पढ़ा था। अच्छा, क्या क्या था सर उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया था। सिलेबस क्या था? सिलेबस में क्या क्या पढ़ा था एक बार बता दो हमें। सर ये प्लिंथ एरिया मेथड भी पढ़ा था, डिटेल भी पढ़ा था। अच्छा, और मतलब एक बार जो जो चीज तुम पढ़ चुके हो उसके एडिशनल जो होगा वो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, दूसरे चीजों पे ज्यादा टाइम देंगे। हो सकता है कि जो आपने नहीं सुना हो, जो चीज आपको नहीं पता हो, तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। जो आपने पढ़ चुका है तो उसको ज्यादा, उस पर हम लोग हल्का सा रफ आउटलाइन में ही आपको लेके प्रोसीड करेंगे। बताइए क्या क्या पढ़ा था आपने? प्लिंथ एरिया मेथड में समझ में आ गया था, प्लिंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन सी ये चीजें सर आती है अंदर में, कौन सी। सर क्यूबिकल भी पढ़ा था। सर ये सारे मेथड पढ़े थे जितने भी। और सर डिटेल में वो था ना, सेंट्रल वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट सेंट्रल। वॉल मेथड और सेंटर लाइन मेथड। हाँ, उसके यस और सर क्या ये पढ़ा पढ़ा था? था। सर ये सब पढ़ा था स्पेसिफिकेशन भी पढ़ा ये था। कौन सा? सर स्पेसिफिकेशन होते हैं ना, जनरल एंड डिटेल, वो भी पढ़ा था। अच्छा, ये जो पढ़ा था आपने, क्या कहते हैं, लंप सम कॉस्ट कौन कौन से होते हैं, कंटीजेंसी यस वगैरह, ये सर सब? यस सर ये पढ़ा भी था, इसके न्यूमेरिकल भी किए थे। अच्छा, और इसके अलावा और क्या क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ टेंडर पढ़ा है आपने? सर नहीं, टेंडर नहीं था एस्टिमेशन उसके सिलेबस में। अच्छा, तो ये सारी चीजें अब जो स्क्रीन पे दिख रही हैं वो देखा होगा आपने, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या यस है। सर चलिए यस सर। ठीक है। वैसे ये सर तो आप टेंडर से स्टार्ट, सर आप नेक्स्ट क्लास में टेंडर से स्टार्ट करना। ठीक है। एक चीज ये बताइए कि आपने वो डिडक्शन वगैरह क्या होते हैं, ये सब भी पढ़ा होगा आपने, रूल्स ऑफ डिडक्शन। यस सर डिडक्शन करते हैं उसमें, कॉलम्स में, बीम्स में। कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें आपने देखी थी? ये नहीं देखी होंगी। देखा था आपने? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सब आपने देखा था? सर ये नहीं पढ़ा था आई थिंक। हाँ, ये नहीं होगा उसमें। ठीक। और ठीक है, से ही प्रोसीड करें। वैसे यहीं से पढ़ना था हमें, हम रफ आपको इतना बता सकता है, बहुत लोगों ने नहीं देखा तो थोड़ा सा आइडिया आपको पता चलता है कि चीजें आ कहाँ से रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। आपस में सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती है। जनरली जब आपको सिलेबस डिजाइन किया जाता है तो उसी हिसाब से किया जाता है कि एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते जाए, तो आपको पता चलेगी क्या है। यहाँ पे आपका आरटीयू जो है सिलेबस वैसे ही बनाया है कि आधा यहाँ पढ़ो आधा वहाँ पढ़ो, तो आदमी भी कंफ्यूज रहे, बच्चा भी कंफ्यूज रहे, टीचर भी कंफ्यूज रहे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग हल्का सा एस्टिमेशन का ही डिटेल एक बार देखेंगे कि डिटेल एस्टिमेशन में क्या क्या आता है। उसके बाद हम लोग, क्योंकि इसकी सबकी जरूरत आपको जब आइटम रेट होता है ना, आपका डेट क्या शेड्यूल ऑफ रेट्स वगैरह, जब वहाँ पे जरूरत पड़ती है शेड्यूल ऑफ रेट क्या होता है, तो यहीं से आपका बेसिकली बनता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा जानना आपको सर जरूरी है। इस सब्जेक्ट में इसके न्यूमेरिकल आते हैं, डिटेल एस्टिमेट के और प्लिंथ एरिया नहीं क्यूबिकल। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आपका बस थ्योरी है। ओके आप सर। आपका अगर यहाँ पे देखो, थ्योरी न्यूमेरिकल आपके दो ही इसमें आएगा। आपका कहाँ गया? आपका यूनिट 3 यूनिट 4 के न्यूमेरिकल आएंगे, 2 से थोड़ा मोड़ा आपका न्यूमेरिकल। ये सब हमें एक बताने का लॉजिक ये भी था कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा ये सारी चीजें जो होते हैं ना,
वो सब भी यहाँ पे हल्का सा इंक्लूड होता है, जो हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे अप्रूवल लेना है, कैसे प्रोसीड करना है, तो वो सब भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना है। हो सकता है थ्योरेटिकल कुछ पूछ लें, और इन जनरल आपको थोड़ा सा पता होना भी चाहिए क्या है। अच्छा, हमने आपको ये भी कहा था कि जो हमने थर्ड ईयर में आप लोगों को ये डिटेल क्या कहें बेनिफिट कॉस्ट जो आपका कैलकुलेशन हुआ, ये एनपी का कैलकुलेशन जो हमने आपको पढ़ाया था, उसके नोट्स हमें चाहिए थे एक बार देखने की हमने क्या क्या आपको कराया हुआ है। वो कोई किसी के पास सर नोट्स यहाँ नहीं है सर, नोट्स वही है भरतपुर में। किसी के पास हो अभी किसी पीडीएफ वगैरह के आप लोगों ने शेयर किया हो एक दूसरे के साथ, तो वही मिल जाए। तुषार के पास लग जाता है कि क्या क्या हुआ था ना। किसके पास? तुषार के पास सर, वही लोकल सर भरतपुर का है। एस्टिमेट में सर एक बार देख के नहीं बताओ कि हमने है सर, मेरे पास है सर। सर रोशन के पास होंगे भरतपुरी है सर। रोशन के पास भरतपुरी है सर, ये भरतपुर में होंगे इसके पास। इसके पास है, एक बार जो है एक बार उनको मैसेज कर दो या फिर उनको एक बार बोल के कि नोट्स में उनके पास है या क्या है। मुझे एक बार रफ आइडिया पता कि क्या क्या हुआ है, नहीं तो वो सब कुछ मिक्स पता नहीं चलेगा कि हम क्या कराना है क्या नहीं कराना है। ठीक है, एक बार आप लोग पता करके मुझे बाकी क्या क्या हो चुका था वो जो आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, जो भी मुझे थोड़ी चीजें याद है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है आप लोगों को पढ़ाया था कि आप दूसरे बैच को पढ़ाया था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसमें। डिप्रेशन की तुमने आपको शायद बताई थी। चलिए ठीक है, आज हम एक बार वो हमें नेक्स्ट क्लास आपकी शायद कल है ना, आज आप हमको मैसेज करके बताओ ये अगर नोट्स हो किसी के पास है। एक बार जिनके पास भी हो आप हमें तेज बोला, जिनके पास भी हो एक बार हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करवा दो, जो भी नोट्स हो या फिर नए नोट्स हो तो कम से कम टॉपिक भी जो हमने तो हमें भिजवा दो, ताकि हम उसके हिसाब से प्लान में लेके आगे क्या करना है। ठीक है, तो अभी हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। मंडे ट्यूसडे को जो आपकी नेक्स्ट क्लास है वहाँ पे हम लोग क्या, थैंक यू।